चतुर्थी पे भाटी साहब खबर आ रही है हमारे पास, कॉन्फर्मेशन नहीं है, कि एक आध दिन तो पुरानी संसद में बैठेंगे, उसके बाद गणेश चतुर्थी पर नई संसद में चले जाएंगे। तो फिर उस पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए क्या एजेंडा है। नहीं, नई संसद भवन जब बनकर तैयार है तो उसमें जाना तो है ही, उसमें किसी को कोई ऐतराज थोड़ी है। हाँ। लेकिन जो आपका विषय है, जो माननीय मोदी जी के समर्थक हैं और जिन्हें मोदी भक्त भी कहते हैं, वो जब मोदी जी की प्रशंसा करते हैं तो एक विशेषता उनकी ये भी बताते हैं कि मोदी जी चौंका देते हैं अपने निर्णयों से। हाँ। एकदम अचानक अचंभे में डाल देते हैं लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कोई सर्कस के जोकर नहीं है कि उनका काम मनोरंजन करने का या चौंकाने का है। वो भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके निर्णयों में एक गंभीरता होनी चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक आम सहमति होनी चाहिए, सबकी राय लेकर देश के बारे में जब कोई निर्णय, चौंका देना कोई उपलब्धि थोड़ी है कि चौंका देते हैं। अब जो ये कह रही थी सारंगी जी कि विपक्ष की बौखलाहट देखकर मुझे आनंद आया, ये किसकी भाषा हो सकती है? किसी लोकतांत्रिक व्यक्ति की भाषा तो नहीं हो सकती। लोकतंत्र की मर्यादा रखने वाले को, लोकतंत्र का सम्मान करने वाले व्यक्ति को तो विपक्ष की या आम जनता की बौखलाहट देख के चिंतित होना चाहिए कि मेरे साथी बौखला क्यों रहे हैं, मेरे साथी परेशान क्यों हैं। क्या ये देश की आपने ठेकेदारी ले रखी है या सारे देश की जिम्मेदारी आपकी है? विपक्ष भी तो इस देश में शामिल है। जो व्यक्ति या जो पार्टी या जिस पार्टी के लोग ये भाषा बोलते हों कि विपक्ष की बौखलाहट देख के मुझे आनंद आया, उनकी तानाशाही की सोच का आप पता लगा सकते हो कि उनके अंदर किस तरह की निर्दयता। आपको डर क्या है? नहीं, हमें कुछ भी डर नहीं। विशेष सत्र में ऐसा हमें केवल एक डर रहता है हमेशा कि मोदी जी इस देश के लोकतंत्र को खत्म ना कर दें। ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बार बार कह रहे हैं, नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक फादर ऑफ कंफ्यूजन पैदा हो गया है। मोदी जी फादर ऑफ कंफ्यूजन है, हर बात में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कहीं स्पष्टता नहीं है इनके अंदर। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो सकता है? और वो कैसे? क्या चुनाव भंग करके, संसद भंग करके राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर देंगे देश में? नहीं, अब मैं क्यों कहूँ क्या करेंगे वो? आप कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म कर देंगे? इनके अभी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अपराजिता सारंगी जी ने कहा, आपके सामने ही तो कहा, अभी आपके शो में ही तो कहा, मुझे विपक्ष की बौखलाहट देखकर बड़ा आनंद आया। ये कोई लोकतांत्रिक भाषा हो सकती है? आपने भी तो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। लोकलाज से चलता है, लोक मर्यादा से चलता है। भाटी साहब, लोकतंत्र में विपक्ष का, देखिए, आपने भी तो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा और आपने कहा हम इंडिया हैं, तो गलत है। और ये देशद्रोही है। नहीं, हमने देशद्रोही नहीं कहा, हमने इन्होंने घमंडिया कहा। हाँ। अब शब्द बोलती है जब भी भारतीय जनता पार्टी बोलती है। हमारे किसी भी जितनी पार्टियां गठबंधन में हैं इंडिया में, किसी न किसी अपशब्द का या हल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये कहते हैं ये लुटेरे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये वो क्या है, वो वंशवादी हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका और बहुत मेरे प्रिय मित्र हैं, हम साथ भी रहे हैं, हमने साथ भी आंदोलन किए हैं, कि सुरक्षा से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। हाँ। सुरक्षा से जुड़े तो दो ही मसले हो सकते हैं। कुछ जमीन हमारी 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर ली थी, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, अवैध कब्जा कश्मीर पर पाक का है। कुछ जमीन 1962 में हमारी चाइना ने, और कुछ अब मोदी जी के शासन में कुछ और बढ़ गई सेना उनकी आगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है उन दोनों जमीनों को मुक्त कराना। तो मुक्त कराने के लिए संसद में थोड़े मुक्त हो जाएगी? कश्मीर के संबंध में तो संसद पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी है। हाँ। कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम उसे मुक्त कराएंगे। तो मोदी जी लाएं, चीन के बारे में हम सबसे आगे बढ़ के हम समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। जैसे मोदी जी प्रस्ताव लेकर आए, जैसे आपने भारत नाम का समर्थन किया है मुलायम सिंह ने। भारत, उसमें भी थोड़ा सा बता दूं। पहली बात तो समाजवादी पार्टी का मूलभूत सिद्धांत रहा है कि भारतीय प्रशासन भारतीय भाषाओं में चलना चाहिए, भारतीय विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी कल्चर नहीं चलनी चाहिए। हाँ। तो उसमें हम भारत के भी समर्थक हैं। लेकिन जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पास किया था, वो प्रस्ताव ये था कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया किया जाए, पर इंडिया रखा जाए। वो ये था हमारा। नहीं, अगर हटाना भी चाहें तो हमें क्या आपत्ति है। लेकिन दो बात मैं कह दूं इस बारे में। हाँ। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, शरद प्रधान जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं। हाँ। बहुत अच्छा बोलते और लिखते हैं, कि शायद वो मेरी बात से सहमत होंगे। ये दो बात कहते हैं, एक तो इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, एक इंडिया नया है, भारत पुराना है। दोनों बातें गलत हैं। इंडिया, मैं पढ़ लिख के कह रहा हूं, हवा में नहीं।
इंडिया पहली बात तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं है, और इंडिया भारत नाम पढ़ने से पहले से चला आ रहा था। मैं इसके सबूत दे सकता हूं आपकी डिबेट में। ओके, तो वो दोनों बातें गलत हैं। बदलना ठीक चाहे है। तो आप बदलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ना हमें क्या आपत्ति। ठीक है। और हम महिला तो आरक्षण चाहते हैं, महिला आरक्षण आ गया तो क्या करेंगे? महिला भाटी साहब, आरक्षण आपकी में पार्टी तो विरोध करती है। ओबीसी में नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में कहा था आप 33% के बजाय 50% करो, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा दो, क्योंकि अगर बिना इसके अगर लागू हो गया एक भी ओबीसी महिला नहीं आ पाएगी। ओबीसी के अभी पुरुष ही नहीं पढ़ पाए, महिलाएं कहां से पढ़ेंगी? जो खेतों में काम करती हैं, पर्दे में रहती हैं, जो कुर्सी बनाने का, बर्तन बनाने का, मतलब संसद में आपकी रणनीति तैयार है ना अगर ये बिल आ गया तो? पहले से ही हमारी पार्टी का अधिकृत स्टैंड है कि ओबीसी के लिए अलग से कोटा किया जाए। एससी के लिए तो रहेगा ही, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए कोटा तय किया जाए उसमें। तो हम सहमत हैं, लेके आए, हम समर्थन करेंगे। ओके, अपराजिता जी, चाहते हैं महिलाओं अपराजिता जी, अगर आप ये मानकर चल रही हैं कि विपक्ष ने अपनी तैयारी नहीं की है, मुद्दों पर उसका स्टैंड क्लियर नहीं है, सुन लिया आपने राजकुमार भाटी को, वो कह रहे हैं हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। आप महिला आरक्षण लाएंगे, हम जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में भी सब कैटेगरी स्टैंड परमिशन दें तो एक बात बोल। हाँ बोलिए। बहुत बहुत संक्षेप में, माफी के साथ। अपराजिता जी कह रही थी पहले से थोड़ी बताया जाता है, ये तो प्रावधान है। अगर छोटे मोटे संगठन की भी मीटिंग होती है उसमें भी एजेंडा दिया जाता है, किसी अपराधी को भी कोर्ट में खड़ा किया जाता है, पहले उसे आरोप पत्र दिया जाता है, तुम्हारे ऊपर क्या क्या आरोप है, ताकि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। अपराजिता जी, देखिए, ऐसा है कि अधिकार के तौर पर ये एजेंडा नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है कि जब संसद अधिवेशन बुलाया जाएगा तो एजेंडा भी दिया जाएगा। आप मुझे दिखाएं संविधान के किस पन्ने पर ऐसा लिखा हुआ है। आप अनुच्छेद 85 देखें, अनुच्छेद 85 सब सेक्शन 1, उसे पढ़ें और पढ़ के बातचीत करें तो अच्छा लगेगा। वहां पर बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि एजेंडा देना है। उसे कैसे आहूत किया जाएगा उस विषय में मैंने पहले कहा, उस आहूत करने की प्रक्रिया के विषय में कहा गया है। तो एजेंडा क्या होगा, मुझे लगता है हमें इसके पहले भी, हम तो सारे अधिवेशन में बैठ रहे हैं, ये तो 13वां सत्र होने वाला है लोकसभा का, और हम सबको ज्ञात है कि संसद अधिवेशन कैसे बुलाया जाता है। तो आपने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर अपनी एजेंडा को तय करती है, और उसमें राजनीतिक दलों के सारे लोग बैठते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगी कि संयम रखिए, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है वो 1 दिन पहले पता चल जाएगा। लेकिन आपने जितने मुद्दों के विषय में कहा, 9 मुद्दों के विषय में मैडम सोनिया गांधी जी कह रही हैं, और हमारे अन्य जो बंधु बैठे हैं समाजवादी पार्टी और अन्य, इनके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी। आप अपने नोट्स तैयार करके आइए, जिस पर बातचीत होगी निश्चित तौर पर आपको कहने का मौका दिया जाएगा। गुजारिश बस यही है कि सत्र को चलने दीजिएगा। 5 दिन हम बैठना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और अपने कंस्टिट्यूएंसी, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बताना भी चाहते हैं। लोग आपको देख रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं कहूंगी कि वॉकआउट ना करें। ओके, अपराजिता जी, आपने नई वाली संसद देखी है क्या? मैं वैसे ही आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूं, अगर आप गई हैं तो, या फिर आप जाने के लिए एक्साइटेड है क्या? बिल्कुल गई हूँ, बिल्कुल गई हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। 19 तारीख, जैसा कि अभी कहा गया है, हमें खबर मिली है कि हमें 19 तारीख से वहां बैठना है, तो निश्चित तौर पर बहुत उत्सुकता है।